हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पिट सीरीज़ PYQ सीरीज़ का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में आ रखे हैं वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे तो यूपी ट्रिपल एस सी पिट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखा है जिसमें अब तक के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और चेक कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है अटल बिहारी वाजपेयी और डी है PV नरसिम्हा राव। तो 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव जी। और इसी समय जो भारत में आर्थिक सुधार लाया गया था 1991 में ये हुआ था, और उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो ऑप्शन दे रखा है इसका औद्योगिकीकरण, बी है वैश्वीकरण, सी है निजीकरण और डी है उदारीकरण। तो जो 1991 की नई उदार आर्थिक नीति लाया गया था तो औद्योगिकीकरण के अलावा जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इन सबको समस्याओं को संबोधित किया गया था, जैसे वैश्वीकरण हो गए, निजीकरण हो गए, उदारीकरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ये है बी है संचार, सी है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, डी है मेट्रो परिवहन। तो जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन थे ये उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका परिणाम था वैश्वीकरण था। तो इसमें दो थे ही, उदारीकरण और निजीकरण, और साथ में वैश्वीकरण भी इसका परिणाम था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ऑप्शन दे रखा है आर्थिक नीति की असफलता, बी है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, सी है भारतीय रुपये का मूल्यह्रास और डी है ये सभी। तो जो आर्थिक नीति आई थी 1991 में, उस समय आर्थिक नीति की असफलताओं पे भी ध्यान दिया गया था, विदेशी मुद्रा पर भी ध्यान दिया गया था और भारतीय रुपये का मूल्यह्रास पे भी ध्यान दिया गया था। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये सभी, इन सभी पे ध्यान दिया गया था। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आर्थिक नीति की असफलताओं पे ध्यान दिया गया था, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी या फिर उसके संकट पे ध्यान दिया गया था, भारतीय रुपये की मूल्यह्रास आदि समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। इसके उपरांत भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG की नीति का क्रियान्वयन किया गया, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर बी को माना है जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसको बी माना गया है लेकिन ये गलत है। इसका हो जाएगा कि ये तीनों इसमें ध्यान दिया गया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संचारात्मक
संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन दे रखा है, ए औद्योगिक सुधार, बी कर सुधार, सी भुगतान संतुलन का समायोजन और डी है राजकोषीय सुधार। तो जो भुगतान संतुलन का समायोजन है ये संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो आर्थिक नीति आई थी 1991 में उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो ए है जीवी रामाकृष्ण, टी एन मालेगम, सी है राकेश मोहन, डी है आबिद हुसैन। तो ऑप्शन ए जीवी रामाकृष्ण जी ये जो विनिवेश आयोग था इससे संबंधित हैं। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था 1991 से 1992 के बीच, और वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन किया था, और डॉक्टर सी रंगाराजन की अध्यक्षता में ये समिति की गठन हुआ था, और जिसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। और वर्ष 1996 में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया, और वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है विनिवेश कार्यक्रम से रिलेटेड या फिर योजना से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है एलपीजी, बी है पीएनजी, सी है सीएनजी और डी है एलएनजी। तो जो ऑप्शन ए है एलपीजी, तो जो एलपीजी मॉडल है इसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। तो एलपीजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और यही सामान्यतः जो नई आर्थिक नीति आई हुई थी 1991 में, उसके विकास मॉडल मेन फोकस यही था एलपीजी कि हम उदारीकरण करें, निजीकरण करें और वैश्वीकरण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए सीमा शुल्क, बी बिक्री कर, सी आयकर और डी उत्पाद शुल्क। तो जो उत्पाद शुल्क है यही जो केंद्र सरकार है इसके आय का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा डैश रहा? तो 2018 के अंत तक भारत का जो राजकोषीय घाटा था वो 7,17,000 करोड़ रुपए थे, 7.17 लाख करोड़ रुपए। तो इतने 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा था। और जो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025 और 26 में राजकोषीय घाटा 1,15,68,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, और जो इसी अवधि में संदर्भित जीडीपी का 4.4% है। और वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 15,69,527 करोड़ रुपए था, जो इसी अवधि से संदर्भित जीडीपी का 4.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है, ब्याज का भुगतान, बी रक्षा व्यय और सी उर्वरक सब्सिडी और डी है सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। तो जो गैर योजना का व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है वो क्या है? ब्याज का भुगतान करना। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में वर्ष 2016 से 17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो जो 2016 के 16-17 के अगर रक्षा बजट पे देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का चौथा स्थान है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और सीट्स में सबसे पहले नंबर पे यूएसए था, फिर चीन, फिर रूस और जर्मनी, उसके बाद से अपना देश
भारत था। और अप्रैल 2025 में सिप्री द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार वर्ष 2024 में सैन्य खर्चे के संदर्भ में 5 देश थे और 2023 में भारत का स्थान चौथा था। बजट अनुमान 2025-26 में रक्षा पर 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये 2025-26 का जो बजट था उसमें रक्षा के ऊपर इतना खर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, ए प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है ईंधन और बिजली, सी है सेवाएं और डी है विनिर्मित उत्पाद। तो इसमें से बताना है हमें कि जो थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके मुख्य फैक्टर हैं हमारा प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन और बिजली और हमारा हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद। तो ये हमारे थोक मूल्य के सूचकांक के मुख्य घटक हैं। तो हमारा 1, 2 और 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी चतुर्थक क्षेत्र और डी तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है यही भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसके अंतर्गत कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, डेयरी पालन हो गया, खनन आदि जो गतिविधियाँ सारी की सारी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है? तो द्वितीयक क्षेत्र से, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से या फिर प्राथमिक क्षेत्र से। तो कोई भी अगर विकासशील अर्थव्यवस्था है तो उसके प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, प्राइमरी सेक्टर से। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए आयकर, बी सेवा कर, सी संपत्ति कर और डी निगम कर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सेवा कर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये आयकर, संपत्ति कर, निगम कर ये किस टाइप के टैक्स हैं? प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। तो देख लेते हैं केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर जिसमें आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आदि आ जाएंगे और केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जिसमें जीएसटी आ जाता है और उत्पादन कर, आयात कर आदि। और राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर जैसे हो गए बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन कर और वैट आदि, ये सारे किसमें आते हैं? राज्य सरकारों के इनडायरेक्ट टैक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में आयकर को कहा जा सकता है? तो आयकर को हम क्या कह सकते हैं? ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष और समानुपाती है, बी प्रत्यक्ष और प्रगामी है, सी अप्रत्यक्ष और समानुपाती है, डी अप्रत्यक्ष और प्रगामी है। तो अप्रत्यक्ष वाला ऑप्शन तो हमारा दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तो इसी दोनों में से हम देखते हैं तो ये समानुपाती नहीं है, सबके लिए बराबर नहीं होता है। जैसे जिसकी आय होती है उसी हिसाब से ये बढ़ता रहता है। तो जो आयकर है ये किस टाइप का है? प्रत्यक्ष कर है और प्रगामी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन दे रखा है, ये फैक्ट्री रोड, फैक्ट्री शेड का निर्माण, बी है ज़मीन की खरीदी और सी है एक प्रिंटर की मरम्मत और डी है एक नई मशीन की स्थापना। तो जो राजस्व व्यय है इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एक प्रिंटर की मरम्मत करा सकते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा? वो हमारा राजस्व व्यय में आ जाएगा कि हम राज्य में खर्चा कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री सेट का निर्माण करेंगे तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सेदारी रहेगा। ज़मीन की खरीदारी करेंगे तो भी हिस्सेदारी रहेगी दोनों की। और अगर नई मशीन की स्थापना करते हैं तो इसमें हमारा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी रहेगी। तो हमारा जो राजस्व व्यय है ये ऑप्शन सी है, केवल एक प्रिंटर की मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? तो रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्य के लिए अनुदान। तो जो केंद्र सरकार में रक्षा व्यय विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो घाटे के समय वित्त व्यवस्था जो भी रहता है उसका अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति लाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि ये मुद्रास्फीति का कंडीशन बन जाता है। तो आय से अधिक अगर व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। और हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है परंतु वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है, इसीलिए कीमतें बढ़ने लगती है और जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई आ जाती है। और यही एक कारण है कि अगर आय से अधिक व्यय हो जाएगा तो मुद्रास्फीति का कंडीशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है क्या कहलाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा ये मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए सरकारी संगठन, बी निजी क्षेत्र कंपनियां, और सी असंगठित क्षेत्र, और डी परिवार। तो जो सकल घरेलू बचत है इसमें जो प्रमुखतः जो योगदान वाले जो लोग होते हैं वो परिवार होता है, कि परिवार ही सबसे ज़्यादा वो सेविंग करता है अपना और पैसे बचाने की कोशिश करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में जीडीपी में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 18.4% रही है और उसके बाद निजी क्षेत्र में 11.2% तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 0.6% की हिस्सेदारी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएसएमई सतत जेडईडी प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? तो ऑप्शन दे रखा है, ए 80%, बी 50%, सी 60% और डी 40%। तो जो एमएसएमई के तहत जो जेडईडी प्रमाणन योजना है इनके तहत और उद्यमों को इसमें उनके व्यवसायों को 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 2024-14 के पश्चात आर्थिक सुधार और वस्तु एवं सेवा कर। तो ये हम टॉपिक कवर करेंगे कल। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।